So what I was discussing here, whatever is debited in the profit and loss account, and if it is right, अगर ये right है तो छोड़ दो, but if it is wrong, then we have to eliminate it. और डेबिट को एलिमिनेट करने के लिए, डेबिट का इफेक्ट रिमूव करने के लिए वी ऐड द प्रॉफिट बैक, क्योंकि उन्होंने डेबिट करके रखा है, उन्होंने माइनस करके रखा है। अगर हमें वो गलत चीज को ठीक करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है समझो, तो जो माइनस हुआ है उसको प्लस करना पड़ता है। और ये जो तीन इनकम में बात कर रहा था आपको, कमीशन एंड डिविडेंड, ये आईएफओएस के है, यहाँ पे होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पीएनएल को क्रेडिट करके रखा है, तो इनको लेस करना पड़ेगा। रेंट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का अगर मैं मानता हूं तो इट विल गो अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। एम आई राइट? बोलो। हाँ, तो ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, तो इसको क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो इसको यहाँ से लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करना पड़ेगा। मुझे तुम ये बता दो ना, ये रेवेन्यू इनकम है कि कैपिटल इनकम है, इतना बता दो बस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इज इट अ कैपिटल रिसिप्ट और इज इट अ रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट थोड़ी ना। तो कैपिटल रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होनी चाहिए थी क्या? मतलब हमारे यहाँ पे तो अगर आप असेट सेल करोगे तो कैपिटल गेन आता है, राइट? इनकम टैक्स में अगर आप हाँ, असेट सेल करते हो तो कैपिटल गेन आता है, लेकिन आपने बचपन हाँ, से लेके यहाँ पे ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है, और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को डेबिट किया हुआ है आपने, ठीक है ना? और हाँ, आपने बेसिक अकाउंटिंग जब पढ़ा था तभी आपने शायद ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खाली रेवेन्यू आइटम आते हैं, जो कैपिटल आइटम आते हैं वो बैलेंस शीट में होते हैं। हाँ, बोलो। यस, ऐसा ही होता है, लेकिन ये यस। आइटम तुमने यहाँ पे देखा है, अभी तक तुमने कभी चैलेंज नहीं किया ना इस आइटम को? नहीं। नहीं, बस किसी ने बता दिया क्रेडिट करना है, कर लेते हैं, अभी क्या जाता है, अपने बाप का क्या जा रहा है, लिख दो, लिखते आए अभी तक, ठीक है ना? तो ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे आके आपको इन चीजों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन इमेजिन अ पर्सन हु इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बीकॉम, या अभी मैं जिस नेटिव एरिया में हूं, मेरे यहाँ पे कोल्हापुर में देयर आर अकाउंटेंट्स हु आर वर्किंग एज अ अकाउंटेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर इन आर्ट्स। बीए करके लोग अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, उनको ये सब कैसे समझेगा यार कि क्या कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट होता है? सो दे डोंट डू द प्रॉपर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग। मुझे बता दो, बैड डेट इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, असेट होता है, क्या होता है बैड डेट? ये लॉस होता है। ये लॉस होता है, ये एक्सपेंस थोड़ी ना क्या होता है, जैसे रेंट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ये तो लॉस है। आप लोग तो इसको डेबिट कर देते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है इसको डेबिट करना पीजीबीपी चैप्टर में। तो अगर कोई प्रोविजन है जो लॉस का बेनिफिट देता है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो आपको लॉस का डिडक्शन नहीं मिलता, इसका मिलता है बैड डेट का। मुझे बताओ, इनकम टैक्स में आपको क्या लग रहा है, इनकम टैक्स में प्रोविजनिंग बेसिस पे आपको डिडक्शन देगा क्या? इनकम टैक्स प्रोविजनिंग बेसिस पे आपने प्रोविजन क्रिएट करके रखा, आपको डिडक्शन मिलेगा क्या इनकम टैक्स में? सोचो। नहीं, प्रोविजन मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस है क्या? मुझे पहले वो बताओ, इज इट अ रियल एक्सपेंस? नो, नहीं, यू आर जस्ट क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट, आप खाली प्रोविजन बना रहे हो। अगर प्रोविजन बना के ही अपना प्रॉफिट कम होता, तो प्रॉफिट कम होने के लिए तो मैं तो 10 और प्रोविजन बना दूं ना यार, प्रोविजन ही तो बनानी है मुझे, किसी को पैसा हाँ, तोड़ने ना क्या देना है। तो हमने बोला नहीं नहीं सर, इनकम टैक्स में प्रोविजनिंग बेसिस पे हम कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल हमारी कुछ आईसीडीएस होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है, अगर वो अलाउ करती तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर आईसीडीएस अलाउ नहीं करता तो नहीं होगा। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलेगा क्या? क्या फालतू सवाल है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलेगा क्या? सोचो, मुझे बताओ, टैक्स इनकम टैक्स किसके, कौन से प्रॉफिट के ऊपर लगता है? पीबीटी के ऊपर लगता है कि पीएटी के ऊपर लगता है? टैक्स किसके ऊपर लगता है? पीबीटी के ऊपर। अरे सर, पीबीटी के ऊपर लगेगा ना। तो पीबीटी मतलब पहले प्रॉफिट आता है, फिर टैक्स लगता है, और फिर जो बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट आ गया मतलब आपने इसके ऊपर सारे इनकम सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए, तभी तो प्रॉफिट आया होगा ना। यस। यस। अच्छा, इनकम टैक्स आपको क्या लग रहा है, इनकम टैक्स इज अ बिजनेस ऑब्लिगेशन या पर्सनल ऑब्लिगेशन? टैक्स भरना क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकम टैक्स भरना इज ऑन पर्सन, टैक्स पर्सन के ऊपर होता है, मेरे बिजनेस पे नहीं है। मेरी फर्म का नाम है राम पाटिल एंड एसोसिएट, उस फर्म के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है, राम पाटिल द प्रोप्राइटर, उसके ऊपर इनकम टैक्स होता है। एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स भरना। तो आपको क्या लगता है, ये जो टैक्स यहाँ पे भरा है इसका डिडक्शन इनकम टैक्स देगा या नहीं देगा? जल्दी बोलो।
देगा। इसका डिडक्शन नहीं देगा। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि इनकम टैक्स इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन, ये आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। टैक्स के अंदर टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, तो उन्होंने इसको डिसअलाउ किया। इसको भी एड बैक करना पड़ेगा आपको इनकम में, ठीक है ना, आपके बिजनेस इनकम में। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ बता दिया। सर अगर बैड डेट मेरा लॉस था और ये अलाउड हो गया है, और 4 साल के बाद बैड डेट अगर रिकवर हो जाता है, तो ये बिजनेस का ही इनकम होना चाहिए ना। हेलो, हाँ। जैसे यस। हाउस प्रॉपर्टी हेड अगर आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से, हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक कॉन्सेप्ट होता है, मेरे लेक्चर में भी आपने रिकॉर्डेड लेक्चर में भी देखा होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में कॉन्सेप्ट होता है अनरियलाइज रेंट। हाँ। अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट ही ना। हाँ। आपके यहाँ पे टेनेंट रुका, घर यूज किया, उसने रेंट नहीं भरा, अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट को गवर्नमेंट माइनस करने देता है, लेकिन जब रिकवरी होती है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, कभी ना कभी फ्यूचर में रिकवरी हो जाती है अनरियलाइज रेंट की, तो अनरियलाइज रेंट जब रिकवर होता है, तो आपको नहीं लग रहा ये टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि लॉस को डिडक्शन मिला था, तो जब रिकवरी हुई तो टैक्सेबल होना चाहिए। एम आई राइट? यस। लेकिन ये नॉर्मल हेड में टैक्सेबल नहीं होता, नॉर्मल सेक्शन में टैक्सेबल नहीं होता, ये सेक्शन 25A में टैक्सेबल होता है। एम आई राइट? एक सेक्शन है 25A, वहां पे ये टैक्सेबल होता है, ये नॉर्मल सेक्शन में टैक्सेबल नहीं होता। नॉर्मल टैक्सेबिलिटी का सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी हेड में 22। नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम टैक्सेबल होता है थ्रू सेक्शन 22। ये डीम्ड इनकम है। ये कौन सा इनकम है? डीम्ड इनकम है, ठीक है ना। तो सर ये डीम्ड इनकम है, तो वैसे ही बिजनेस हेड में भी क्या होता है ना, मुझे बोलो बैड डेट रिकवरी करना आपका बिजनेस होता है क्या? नहीं। बैड डेट रिकवरी करना आपका बिजनेस नहीं होता। आपका बिजनेस होता है सेल करना, सर्विस प्रोवाइड करना, वो सब करना, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस करते करते कुछ बैड डेट हो गया था, लॉस हो गया था, आगे जाके वो रिकवरी हो रहा है, तो ये सर बिजनेस का ही इनकम है, लेकिन इसको सेक्शन 41 में हमको लेके जाना पड़ता है। सेक्शन 41 में डीम्ड इनकम आता है, डीम्ड बिजनेस इनकम आता है, तो ये बिजनेस का इनकम है, क्रेडिट हुआ है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इनकम टैक्स अगर खर्चा नहीं था, तो इनकम टैक्स रिफंड इनकम भी नहीं है ना। नहीं। इनकम टैक्स वाज नॉट एन एक्सपेंडिचर, तो रिफंड जो मिला मुझे, तो वो इनकम भी थोड़ी ना। क्या इनकम टैक्स रिफंड इनकम को ऐसे होता है, मेरा टैक्स 1 लाख रुपीज टीडीएस के फॉर्म में डिडक्ट हो गया था, मेरा टैक्स लाइबिलिटी खाली 25,000 होता है, तो 75,000 मेरा पैसा मुझे रिफंड मिला, वो इनकम थोड़ी ना क्या है मेरा, वो तो मेरा पैसा था ना, जो डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ था बस। तो मेरा इनकम टैक्स जब मुझे रिफंड मिलता है ना, तो वो इनकम नहीं होता। इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इनकम होता है, लेकिन वो आईएफओएस का होता है, वो आगे जाके हम बात कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिट फी जो दी जाती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दी जाती है। ऑडिट फी जो होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दी जाती है। इनके ऊपर एक टीडीएस का सेक्शन लगता है 194J, ठीक है ना। अभी आपको टीडीएस के प्रोविजंस का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं मैं। एक टीडीएस का प्रोविजन लगता है 194J, जहां पे अगर आप ऑडिट फी 30,000 से ज्यादा अगर आप देते हो, तो आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। मैंने क्या बोला? 194J करके एक सेक्शन है टीडीएस के चैप्टर में, जहां पे अगर आप ऑडिट फी पे करते हो किसी को, और वो 30,000 के ऊपर अगर होगा, तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस मतलब अर्ली रिकवरी ऑफ टैक्सेस, समझो कि ऑडिटर सामने वाला जो है सीए शायद टैक्स ना भरे, तो जो पेयर होता है उसको ही हम बोल देते हैं कि आप ही उसका टैक्स जमा कर दो। अर्ली रिकवरी ऑफ द टैक्सेस इज वन ऑफ द वे ऑफ रिकवरिंग टैक्सेस इज टीडीएस। तो ऑडिट फी जो होता है ना दोस्त, पकड़ लो मैंने 1 लाख रुपीज का दिया हुआ है और उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया हुआ है। अगर मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया ना, जो फी मैंने पे किया हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि सर इसका ना 30% डिसअलाउड कर देना। ये एंटिटी जो है ना, उसका 30% डिसअलाउड कर देना, क्योंकि इन्होंने टीडीएस की कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे। और एक आपको कॉमन एडजस्टमेंट बता देता हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ले लेते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुमने 25,000 कैश में पे किया है, बोलो गलत काम किया ना। 25,000 तुमने कैश में पे किया है, 25,000 का एक्सपेंस आपने कैश में किया है, आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया। मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूं कि कैश एक्सपेंसेस मत करो, कैश एक्सपेंस मत करो, कैश से ब्लैक मनी आता है। और क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा है, एनी एक्सपेंडिचर which exceeds 10,000 rupees has to be made by account pay check, account pay draft, ECS या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड।
तो सर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपको पेमेंट करना था, चेक से पेमेंट करना चाहिए था, आपने तो कैश से किया, तो 10,000 के ऊपर आपने जो पेमेंट किया हुआ है पूरा का पूरा 25,000, ये पूरा 25,000 फुल्ली डिसअलाउड हो जाता है। तो अब हमें पढ़ना क्या है, व्हाट आर वी सपोज टू लर्न इन पीजीबीपी हेड। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात बताऊं तो अलाउ क्या होता है और डिसअलाउ क्या होता है, हमें इतना ही पढ़ना है। एक्सपेंस साइड में अलाउ क्या होता है और डिसअलाउ क्या होता है, दिस इज द मेजर डिस्कशन ऑफ द पीजीबीपी चैप्टर। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन करके भी एक बहुत बड़ा हेडिंग आता है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन सिखाते सिखाते बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो आई विल ट्राई टू टीच यू एवरीथिंग, लेकिन चलो सबसे पहले तो समरी से स्टार्ट करते कि देखो समरी क्या क्या है हमारी चैप्टर की। तो क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, पीजीबीपी द वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, इनफैक्ट वी कॉल इट एन एलिफेंट चैप्टर ऑफ द सिलेबस। ये एलिफेंट है, एलिफेंट निकल जाता है ना अगर, तो हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है कि चलो बहुत बड़ा चैप्टर सिलेबस का कवर हो गया। एंड स्टूडेंट्स को भी ये चैप्टर पढ़ने और समझने के लिए टाइम लग जाता है, क्योंकि आपने कभी बिजनेस नहीं किया हुआ है, यू आर नॉट इक्विप्ड विद बिजनेस नॉलेज। अगर आपको बिजनेस नॉलेज आता, अगर आपका अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता, आपने कुछ ना कुछ बिजनेस सिचुएशन को लाइफ में प्रैक्टिकली फेस किया होता, देन अंडरस्टैंडिंग पीजीबीपी चैप्टर बिकम इजियर। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट को अभी तक लाइफ में चेक ही नहीं किया है, ठीक है ना, बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट है जिनको आपने इवैल्यूएट नहीं किया हुआ है, एंड देयरफॉर यू कैन नॉट से कि सर ये बिजनेस हेड जो है हमको इजीली एक टाइम पे ही समझ में आना चाहिए। एक टाइम पे नहीं आता, इट टेक्स मिनिमम 3 to 5 रिवीजन टू अंडरस्टैंड द पीजीबीपी हेड, और फिर उसके ऊपर जो लगता है टाइम टू रिटेन और रिमेंबर प्रोविजन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने पीजीबीपी अभी अच्छे से किया तो फाइनल का तुम्हारा जो प्रेशर है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि फाइनल में पीजीबीपी 100% इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% एग्जाम में आता है, 100% आता है फाइनल के एग्जाम्स में, दोनों फाइनल एग्जाम सीए में 100% फाइनल में आता है। और फाइनल में कुछ नई प्रोविजन नहीं है, यही प्रोविजन फाइनल लेवल पे थोड़ी एडवांस लेवल पे होती है। एंड सीएमए के बच्चों का तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इतना है कि सीएमए के स्टूडेंट का फाइनल के मॉड्यूल में पीजीबीपी है नहीं, मॉड्यूल में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो मॉड्यूल में नहीं है तो बहुत सारे फैकल्टी लोग तो पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है, और हम अज्यूम करते हैं कि आपने इंटरमीडिएट में अच्छे से पढ़ा होगा, ये हमारा अजम्पशन होता है। लेकिन जो सीए के बच्चे दे आर लकी कि जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हो ईच एंड ईच सेक्शन इज देयर इन फाइनल एज वेल, एंड एडिशनल को सेक्शन भी आपको आएंगे। वॉट एवर इट इज, आपको फाइनल के लिए अगर प्रिपेयर होना है और ओवरऑल करियर के लिए भी अगर मुझे पता हो ना, आप किसी ना किसी कंपनी के लिए ही काम करोगे ना यार, लाइफ में जॉब भी करोगे तो किसी ना किसी कंपनी के लिए करोगे, राइट। यस। तो वहां पे पीजीबीपी हेड ही तो लगेगा, वहां पे थोड़ी ना क्या सैलरी हेड लगेगा, वहां पे हाउस प्रॉपर्टी हेड शायद नहीं लगेगा, कैपिटल गेन नहीं आएगा, लेकिन पीजीबीपी तो पक्का आएगा ना लाइफ में। हाँ। आप प्रैक्टिसिंग बन जाओ तभी भी आपको पीजीबीपी में काम करना है, आप जॉब करो तभी भी आपको पीजीबीपी के ऊपर काम करना है, आप टैक्स ऑडिटर बन जाओ पीजीबीपी के ऊपर काम करना है, आपको जीएसटी ऑडिटर बन जाओ पीजीबीपी के ऊपर आपको काम करना है। whatever you are going to do in your life, directly or indirectly, you are going to become part of PGBP, and one day you will also become a member or a taxpayer under the head of PGBP, like I am today. Okay, I am a PGBP head assessee, ठीक है ना, मेरा जो भी इनकम होता है everything is assessed under PGBP head। तो यार खुद का तो मतलब सीए में करने के बाद खुद का तो इनकम टैक्स असेस करने आना चाहिए ना, इतना तो नॉलेज होना चाहिए हम लोगों को। बोलो। हाँ। आपका खुद का, Yes. आपके फैमिली मेंबर्स का, उनका तो इनकम आपके हाथ से असेस हो जाए। तो इसलिए पूरे के पूरे चैप्टर को हमने क्या कर दिया, 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पॉइंट थियोरेटिकल है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे बिजनेस इनकम, क्योंकि इनकम को इतना टारगेट नहीं किया जाता एग्जाम में। बिजनेस इनकम में हमें बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ना है और डीम्ड चार्ज पढ़ना है, 2 चार्ज में पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, सेक्शन 28 का और सेक्शन 41 का, डीम चार्जिंग सेक्शन और एक्चुअल चार्जिंग सेक्शन। फिर उसके आगे जो चालू होता है ये इंपॉर्टेंट है, अलाउंसेस ऑफ द बिजनेस एक्सपेंडिचर। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिया है तो अलाउ क्या क्या होता है सर, तो वो अलाउंस की लिस्ट है हमारी। 30 to 35 ये स्पेसिफिक डिडक्शन मिलते हैं, 36(1) में अदर स्पेसिफिक डिडक्शंस मिलते हैं, और 37(1) में जो जनरल डिडक्शन होता है वो मिलता है। क्योंकि जनरल डिडक्शन यहाँ पे मिलता है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, सैलरी हेड में, सैलरी हेड जो आपका हो गया है, कितने डिडक्शन आपने देखे सैलरी हेड में, मैक्सिमम बताओ। सैलरी हेड में आपको कितने डिडक्शन मिले थे, नंबर ऑफ डिडक्शन। एंटरटेनमेंट। देखो ना क्या क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब ये मे बी वाला है, तो मैक्सिमम 3 मिलते हैं ना डिडक्शन वहां पे।
हाउस Yes, प्रॉपर्टी हेड में कितने डिडक्शन मिलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी हेड में, हाउस दो प्रॉपर्टी हेड में तीन दो पकड़ लेता हूँ मैं। इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड। म्युनिसिपल टैक्स भी पकड़ लेता हूँ, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 3 डिडक्शन हो गए, ठीक है ना। कैपिटल गेन हेड अभी आपका हुआ नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू कैपिटल गेन हेड में कौन से डिडक्शन होते हैं। एक होता है ट्रांसफर एक्सपेंस, प्रॉपर्टी जब आप सेल करते हो तो आपको ट्रांसफर एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है। प्रॉपर्टी आपने कभी ना कभी परचेस की होती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन मिलता है। और प्रॉपर्टी में अगर आपने कुछ कैपिटल इंप्रूवमेंट किए होंगे तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, मतलब वहां पे भी 3 डिडक्शन मिलते हैं। आईएफओएस एड में ऐसा कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है कि 3 या 4 ही मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल 5-6 डिडक्शन मिल जाते हैं आईएफओएस एड में भी। आपको क्या लग रहा है पीजीबीपी हेड में कितने डिडक्शंस मिलते होंगे? ये बाकी हेड का बता दिया, ये बताने के लिए कि पीजीबीपी में कितने नंबर ऑफ डिडक्शंस की बात करूं, ऑब्वियसली इन लोगों से ज्यादा होंगे। क्वांटिटी पूछ रहा हूं, कितने डिडक्शंस मिलते होंगे पीजीबीपी हेड में? बोलो, रैंडम नंबर बोलो, टाइप करो, जो आपके मन में आ रहा है बताओ। आप बताओ कितने डिडक्शंस, नंबर ऑफ डिडक्शन, कितने एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता होगा? बोलो प्लीज। अरे गेस करो ना, गेस करने बोल रहा हूं, आपने कौन सा पढ़ के रखा है लोग? यू जस्ट हैव टू गेस, कुछ भी नंबर बोलो ना, जो भी नंबर मन में आ रहा है कि इतने करेंगे सर, इतने पढ़ने पड़ेंगे, बोलो ना। ओके, गीत इज सेइंग 10, 10 कुछ भी नहीं है गीत। 10 तो मैंने अभी आपको चैप्टर चालू करने के पहले यहाँ पे मजाक मजाक में एग्जांपल में 10 से ज्यादा लिखे होंगे यहाँ पे। और बताओ। 20 नहीं 20 भी कुछ 20 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 20 भी कुछ नहीं है। और बताओ, बड़े नंबर लो ना, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर लो। 50 नहीं, और ऊपर, 100 और ऊपर, और ऊपर जाओ, बोलो, गो हाई। 500 उससे भी ज्यादा। 500 भी कुछ नहीं है, गो आप। खरंच खरंच 5000 5,000 भी कुछ नहीं है। इन्फिनिट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पहुंच ही गए वहां तक ना, इनफाइनाइट। पीजीबीपी में इनफाइनाइट डिडक्शन मिलते हैं। वी डोंट हैव फाइनाइट नंबर और लिस्ट ऑफ डिडक्शंस अलाउेबल, ऑब्वियसली वी हैव सम जो इन्होंने लिख के रखा है कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है वो भी मिलेगा अगर बिजनेस के रिलेशन में वो एक्सपेंस को इनकर्ड किया गया है तो। इफ इट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर तो सारे के साथ, क्योंकि मुझे बताओ ना, हर इंडस्ट्री का एक्सपेंस अलग होता है ना, वी कैन नॉट हैव अ कॉमन डिडक्शन। यार मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक्सपेंस अलग होता है, सर्विस इंडस्ट्री का अलग होता है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री का अलग होता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री का अलग होता है, माइनिंग इंडस्ट्री का अलग होता है, बिजनेस अलग अलग होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। तो यू कैन नॉट हैव कंसिस्टेंट एक्सपेंसेस इन ऑल द बिजनेसेस, राइट? यस यस अरे हाँ, एक्सपेंस का छोड़ दो, अगर मैं आपको नेचर ऑफ बिजनेस का लिस्ट बनाने बोलूंगा तो वो भी हमसे नहीं बन पाएगा। कितने बिजनेस होते हैं? हजारों लाखों बिजनेस होते हैं। क्या क्या नहीं होता बिजनेस में, हर एक चीज बिजनेस ही तो है, एवरीथिंग इज अ बिजनेस, ठीक है ना। और इतने सारे बिजनेसेस का सर सबका एक्सपेंस का लिस्ट बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमने कौन सा सेक्शन बना के रखा है, एक सेक्शन 37(1) जो बात करता है जनरल डिडक्शन की। तो आपको नहीं लगता जनरल डिडक्शन को लोग एक्सप्लॉइट करते होंगे, मैनिपुलेट करते होंगे टू क्लेम अनवांटेड एक्सपेंसेस आल्सो? कुछ भी क्लेम कर दिया यार, मतलब पर्सनल खाना खाया, ऑफिस एक्सपेंसेस दिखा दिया, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। हाँ, पर्सनल टूर पे जाकर आए हिमालय, बिजनेस टूर करके डेबिट कर दिया, ऐसा हो सकता है ना, करते होंगे ना लोग। हाँ हाँ तो ये जो सेक्शन है ना हाँ 37(1), इसके वजह से टैक्स इवेजन बढ़ गया है देश में। 37(1) अगर कल गवर्नमेंट डिलीट करता है ना, मैं आपको बता देता हूं, सारे बिजनेसमैन ना, मतलब कल ना लाखों रुपए का टैक्स भरना पड़ जाए उनको। तो इसका नाम वैसा जनरल डिडक्शन है, ऐसा लगता है कि ये मजेदार सेक्शन नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 90% एक्सपेंसेस यही सेक्शन कवर करता है। और क्योंकि यहाँ पे टैक्स इवेजन होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, आपको नहीं लग रहा हमें एंटी टैक्स इवेजन मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ? यस तो हमने एंटी हाँ टैक्स इवेजन मैकेनिज्म भी लगा के रखा हुआ है।
तो एंटी टैक्स इवेजन मैकेनिज्म जो होता है ना वो एक्सपेंसेस को डिसअलाउड कर देता है, ठीक है ना। जो अदरवाइज अलाउड था, जो एंटी टैक्स इवेजन मैकेनिज्म है उन एक्सपेंसेस को डिसअलाउड कर देता है। और एंटी टैक्स इवेजन मैकेनिज्म जो है वो सेक्शन 37(2)(b), सेक्शन 38, सेक्शन 40A, सेक्शन 40B, सेक्शन 40BA, सेक्शन 40 कैपिटल ए एंड सेक्शन 43B में होता है। ओके, आगे जाके बोलता हूं, प्रोसीजरल प्रोविजन भी होंगे ना। बिजनेस है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर, अभी सैलरीड तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट बिल वगैरह संभाल के नहीं रखता, लेकिन बिजनेसमैन को तो सारे बिल्स वगैरह संभाल के रखने पड़ेंगे। आपने ऑडिट में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा वो, एम आई राइट? हाँ, यस। तो टैक्स मैनेजमेंट बोला जाता है इसे। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स मैनेजमेंट सर? मैनेजिंग योर टैक्स इन अ सच अ वे दैट यू डोंट डिफॉल्ट इन एनी टैक्स प्रोविजन। अब टैक्स को कंप्लाई करते हो, यू बिकम टैक्स कंप्लाइड एसएससी। और टैक्स कंप्लाइड एसएससी बनने के लिए आपको 44AA एंड 44AB में आपको ऑडिट कराना पड़ता है, 44AA में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। क्योंकि पीजीबीपी एक स्पेशल चैप्टर भी है, इसमें बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन भी आएंगे रियल एस्टेट सेक्टर को लेके। प्रिजम्पटिव करके हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, प्रिजम्पटिव जो ऑल्टरनेट सिस्टम है टैक्स कंप्यूट करने का, ऑल्टरनेट और सिंप्लीफाइड ये सिस्टम है, ऑल्टरनेट एंड सिंप्लीफाइड, उसको हम प्रिजम्पटिव सिस्टम बोलते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं, जिसको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, वो भी एक बिजनेस का पार्ट है। एक विविधता करके यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो हमारा डिस्कशन करके भी हो चुका है। सर स्टेटमेंट ऑफ पीजीबीपी कैसे निकालेंगे? हाउ डू आई डिटरमाइन स्टेटमेंट ऑफ पीजीबीपी? सर पीजीबीपी निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है, बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंडिचर अगर मैं करता हूं तो मुझे पीजीबीपी मिल जाता है। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। बोले एकदम सिंपल सा है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट, मैथमेटिकल है। अरे सिंपल है ना, क्योंकि ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये एग्जाम में नहीं आता। ये सिंपल है तो ये एग्जाम में नहीं आता। अगर आप अपने क्लाइंट को 10,000, 20,000, 50,000 चार्ज कर रहे हो तो उसको सिंपली कंप्यूट करके दिखाओगे क्या? कुछ नंबर प्लस कुछ नंबर माइनस करके उसको दिखा दोगे और बोलोगे 10,000 का बिल हो गया सर मेरा? बोलो। No. नहीं, कुछ तो उसको ऐसा जादू दिखाना पड़ेगा ना जो उसको नहीं समझे यूजुअली, कि आप क्या कर क्या रहे हो, क्या अलाउड क्या डिसअलाउड, आप क्या एंट्री मार रहे हो ना, वो ऑर्डिनरी लोगों को नहीं समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्ट मेथड हम ना एग्जाम में यूजुअली फॉलो नहीं करते। डायरेक्ट मेथड एग्जाम में तभी हमको अडॉप्ट करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली जब रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अकाउंट्स आता है ना आप लोगों को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक होता है, तुमको समझ रहा है क्या? Yes. Yes. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नहीं। एंड पेमेंट अकाउंट नहीं. नहीं होता। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होता है, टू ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस होता है, यहाँ पे बैलेंस होता है। बाबा ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट के थ्रू आता है, ये रियल अकाउंट है। पैसा आएगा तो यहाँ आएगा, पैसा जाएगा तो यहाँ से जाएगा। एम आई क्लियर? Yes. लेकिन Yes. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका अपोजिट होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा आता है, इनकम आता है तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और पीएनएल का एग्जैक्ट अपोजिट रिलेशन है। आर यू गेटिंग दिस? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे तो लोन लिया तो भी पैसा यहाँ पे लिखा होगा। लोन मेरा इनकम है क्या? मैंने अगर लोन लिया है तो इज इट माई इनकम? मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे अकाउंट में पैसे तो आए, लेकिन नहीं ना, मेरा इनकम नहीं है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ना कुछ चीजें इनकम की होती है, कुछ चीजें एक्सपेंस की होती है, कुछ अनाप शनाप चीजें भी होती है। तो हमें ढूंढ के इनकम एंड एक्सपेंस माइनस करना पड़ता है। पूरे सिलेबस में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर। होल पीजीबीपी में ओनली वन क्वेश्चन इज देयर दैट आई विल बी टीचिंग यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का। वो भी पीजीबीपी चैप्टर में नहीं है, वो भी टोटल कंपटीशन के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में आगे जाके जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। यूजुअली पीजीबीपी में 99% टाइम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पीजीबीपी बनाते हैं। तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, उसमें फिर एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड करने होते हैं तो कैंसिल डेबिट, डेबिट कैंसिल करना होता है तो हमें एड बैक करना होता है। और इनकम ऑफ अदर, इनकम अदर देन पीजीबीपी हेड, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड, सैलरी हेड, आईएफओएस हेड, कैपिटल गेन हेड का अगर इनकम होगा तो उसको माइनस करते क्रेडिट कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना।
और फिर प्लस माइनस एडजस्टमेंट, जैसे एडजस्टमेंट दिया होगा वैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं और इफेक्टिवली हम टैक्स के लिए पीजीबीपी निकाल के यहाँ पे कंप्यूट करते हैं। तो ये फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट आपको तभी समझेगा जब आप दो चार प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। इतना मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं बिजनेस इनकम के बारे में आपको चार बातें बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बिजनेस इनकम सर, चार्जेबिलिटी क्या बोलता है? एनी प्रॉफिट और गेन डिराइव फ्रॉम द बिजनेस और अ प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी। सर पीजीबीपी हेड में आने के लिए आपका बिजनेस होना चाहिए, आपका बिजनेस। अभी आपका असेसमेंट हो रहा है क्या पीजीबीपी हेड में? आप लोगों का असेसमेंट पीजीबीपी में हो रहा है क्या? प्लीज टेल मी। No. नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? एक रीजन बता दो ना, खाली एक रीजन बता दो व्हाई योर असेसमेंट इज नॉट गेटिंग डन इन पीजीबीपी। एक रीजन बता दो, एक रीजन बता दो ना, आपका पीजीबीपी में असेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? एक ही रीजन, वैसे तो दो तीन होते हैं लेकिन एक ही बता दो, मेन रीजन क्या है? हमारा बिजनेस नहीं है। हाँ वेरी गुड, आपका बिजनेस नहीं है। ऐसे नहीं कि आपके कांटेक्ट में किसी का बिजनेस नहीं होगा, भाई का बिजनेस हो सकता है, पापा का हो सकता है, मम्मी के नाम पे हो सकता है, बाजू वालों का हो सकता है। बिजनेस तो आपके आजू बाजू में हजारों है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं है, आपके नाम पे बिजनेस नहीं है, इसलिए आपका पीजीबीपी कंप्यूटेशन नहीं हो रहा है। मुझे बताओ बिजनेस का एग्जिस्टेंस कब होना जरूरी है, प्रीवियस ईयर में कि असेसमेंट ईयर में? बिजनेस एग्जिस्टेंस में कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। सर हम असेसमेंट तो असेसमेंट ईयर में कर रहे हैं, लेकिन हम असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में मेरा बिजनेस होना जरूरी। चलो ठीक है सर, बिजनेस का डेफिनेशन दिया इन्होंने, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। चलो ठीक है। प्रोफेशन का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको पता है डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब लोग प्रोफेशनल में आते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वोकेशन, नॉट वेकेशन। हाँ ओके, वोकेशन ही लिखा है, वोकेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वोकेशन, मतलब अभी जो अपने ओलंपिक में जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ओलंपिक के जो विनर्स हैं वो हो गए, विराट कोहली हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, पीटी उषा, ये सारे लोग जो है वो वोकेशनल इसमें आते हैं। सिंगर हो गए, डांसर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, वो सारे के सारे वोकेशनल में आते हैं, उनका भी असेसमेंट यहीं पे होता है। तो बिजनेस होगा तभी भी असेसमेंट पीजीबीपी में ही होगा, प्रोफेशनल रहोगे तभी भी यहीं पे होगा, स्पोर्ट पर्सन रहोगे तभी भी यहाँ पे ही होगा, डांसर सिंगर होगा तभी भी यहीं पे होगा। मतलब अगर आप कोई एक्टिविटी ऐसे करते हो जहां पे आप इंडिपेंडेंट हो, वो सारे के सारे असेसमेंट पीजीबीपी हेड में ही असेस होते हैं। उन्होंने फिर मैंने कुछ लिस्ट दी है बिजनेस इनकम की, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एनी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम अ बिजनेस, सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ये आपका जब कस्टम्स का लॉ हो जाएगा, कस्टम्स लॉ तो आपको ये सब समझेगा, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट क्या होता है, कैश कॉम्पेंसेटरी क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, ये सब कस्टम्स की टर्मिनोलॉजी है। कस्टम में से आप इतना समझो, एक्सपोर्ट करके अगर मुझे कुछ फायदा होता है बिजनेस को, तो वो मेरा बिजनेस इनकम है। एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, आईएफओएस का पॉइंट है। गिफ्ट और बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट, बाबा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लाइंट से अगर आपको गिफ्ट मिला ना, 100% टैक्सेबल है। यूजुअली गिफ्ट का एग्जम्पशन लिमिट कितना है इंडिया में? गिफ्ट का एग्जम्पशन लिमिट कितना है? कितने अमाउंट तक एग्जम्प्ट होता है गिफ्ट आईएफओएस में? आपने अगर कल मुझे गिफ्ट दिया तो कितने वैल्यू तक एग्जम्प्ट होता है? 50,000 तक एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट ने आपको 3,000 भी दिया ना, अगर गिफ्ट क्लाइंट ने अगर 3,000 भी अगर गिफ्ट दिया तो 100% टैक्सेबल होता है। पीजीबीपी हेड में कोई भी गिफ्ट का प्रोविजन नहीं है, नहीं तो लोग क्या करते, अपने क्लाइंट से हर साल 50,000 रुपया गिफ्ट ही ले लेते और टैक्स फ्री करा देते, ठीक है ना, वो नहीं होता है यहाँ पे। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसके ऊपर हमारा अच्छा खासा डिस्कशन है। नॉन कॉम्पीट फी, आप अगर किसी के साथ नॉन कॉम्पीट करने के लिए पैसा ले रहे हो, कोको कोला, पेप्सी को पैसे दे रहा है कि हमारे साथ कॉम्पिटिशन मत करो, तभी भी उनको क्या करना पड़ेगा, वो जो नॉन कॉम्पीट फी लिया है उसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। इसको हम टीडीएस के चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है यहाँ पे। फेयर मार्केट वैल्यू वाला ये जो पॉइंट है, ये कैपिटल गेन में कवर हो जाता है और ये आईएफओएस में कवर हो जाता है, जाने दो। स्पेक्युलेटिव बिजनेस करके कुछ बिजनेस होता है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस मतलब आपने शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, आपने कभी सुना है इंट्राडे ट्रेडिंग? हाँ। यस। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब ना, अगर हिंदी भाषा में अगर मैं बोलूं तो सट्टा लगाना। ऐसा होता है कि आपने रिलायंस का एक शेयर लेके रखा हुआ है, आपको लगा कि चलो 2,000 रुपए का इसका प्राइस है, ठीक है ना, डे खत्म होते होते इसका 2020 भी अगर हो जाता है तो आप इसको सेल आउट कर देते हो, ठीक है।
तो ना ही आपके अकाउंट में से 2000 जाते हैं, ना ही अकाउंट आपके अकाउंट में 2020 आते हैं। आपके अकाउंट में नेट आता है, जो प्रॉफिट किया ना आपने उतना ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है टुवर्ड द एंड ऑफ द डे। और अगर सर लॉस हो गया तो ये 1950 पे चला गया, तो आपके अकाउंट में से लॉस जो होता है वो 50 रुपीज माइनस हो जाता है। मैंने क्या बोला, समझा आप लोगों को? हाँ। जल्दी बोलो। एक ऑर्डिनरी ट्रेडिंग बिजनेस में और स्पेक्युलेटिव में फर्क क्या होता है मुझे बताओ। अगर मुझे कांदे बेचने होंगे, कांदे कांदे ले लो, बटाटा ले लो, ठीक है ना। अगर मुझे अनियन या पोटैटो बेचने तो मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी, आरपी ट्रेडर्स, मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ। हाँ स्टॉक रखना पड़ेगा। तो मैं जब परचेस करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और जब मैं सेल करूंगा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना, पैसे आ जाएंगे। मैंने जितने पैसे दिए हैं, जैसे पकड़ लो मैंने 2 लाख रुपया कमाया, मैंने 1,20,000 का परचेस किया था, और दुकान रन करने के लिए और मुझे 20,000 रुपए का खर्चा आता है, तो मेरा प्रॉफिट 60,000 का हो गया। आप समझ रहे हो ना? मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया आता है और उसमें से फिर मैं खर्चा माइनस करता हूं तो नेट प्रॉफिट मेरे पास बचता है। इसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं, इसको नॉर्मल बिजनेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? प्लीज बोल दो, ये क्लियर है? अरे Yes. नॉर्मल बिजनेस में आपको परचेस और सेल करना पड़ता है, लेकिन अगर आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस करते, यही बिजनेस अगर आप स्पेक्युलेटिव तरीके से करते हैं तो आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। जैसे मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि आज अनियन की प्राइस 30 रुपया किलो है, ठीक है ना, 30 रुपीज पर किलो है, 30 रुपीज पर केजी हमारा प्राइस चालू है। अभी हम दोनों सट्टा लगा रहे हैं, ठीक है ना, स्पेक्युलेट कर रहे हैं अनियन की प्राइसेस के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अनियन के प्राइस ऊपर जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, राम पाटिल को लग रहा है अनियन के प्राइस ऊपर जाएंगे। तो राम पाटिल को मार्केट में बोला जाता है बुलिश। बुलिश मतलब समझता है? जो अज्यूम करता है कि प्राइस ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जो बुलिश मेंटालिटी होती है वो सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? हाँ। हाँ और आप स्टूडेंट हो, समझो आप स्टूडेंट हो, आप बेरिश मेंटालिटी के हो, ठीक है ना। सर बेरिश मेंटालिटी मतलब, सर आपको लग रहा है कि अनियन के प्राइस नीचे जाएंगे, आपको नहीं लग रहा मार्केट में ट्रेड होने के लिए दो मेंटालिटी के लोग होने जरूरी है, तभी मार्केट में ट्रेड होंगे ना, शेयर मार्केट में। हाँ हाँ। बुलिश मेंटालिटी क्या करेगा, बाय करेगा कि सेल करेगा? आज 30 रुपीज भाव चालू है, बुलिश मेंटालिटी क्या करेगा, बाय करेगा कि सेल करेगा? बाय। वेरी गुड। बुलिश मेंटालिटी वाला क्या करके रखेगा, बाय करके रखेगा, क्योंकि उसको लग रहा है फ्यूचर में इसको सेल करूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये बाय करेगा। और बेरिश मेंटालिटी वाला क्या करेगा, आज मार्केट में उसके पास अनियन पहले से पड़े हुए 30 रुपीज केजी का, उसको लग रहा है कि ये गिरेगा, प्राइस गिरेगा, तो ये क्या करेगा, सेल कर। सेल। ये सेल करेगा। जब बायर और सेलर मार्केट में आएंगे तभी तो मार्केट चलेगा। अगर खाली बायर आ गए तो मार्केट नहीं चलेगा, खाली सेलर आए तभी भी मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट में बुलिश एंड बेरिश दोनों का रोल इक्वल होता है, दोनों होने चाहिए मार्केट में, तभी मार्केट चलता है। अब कल या तो आप जीतोगे या तो मैं जीतूंगा, ठीक है ना। अनियन का प्राइस हो गया 34 रुपीज, तो मैं जीत गया, मुझको 4 रुपया आप दोगे। मैंने क्या बोला, समझा क्या? अनियन का प्राइस अगर कल 34 रुपीज होता है और हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैंने बाय का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो आप मुझे 4 रुपया पे करोगे ना, क्योंकि अभी 34 प्राइस हो गया, 30 पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। समझ रहा है? अरे सट्टा कैसे लग रहा है मार्केट में वो समझ रहा है कि आप लोगों को? तुम्हारे पास अनियन होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टॉक की कमोडिटी नहीं, हम खाली वेटिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। और अगर 30 का अगर 28 रुपीज होता है तो मैं आपको 2 रुपया दूंगा, तो मेरे एंगल से मुझे 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सच में डिलीवरी चाहिए क्या अनियन की? डू यू वांट डिलीवरी ऑफ अनियन, या मुझे अनियन चाहिए क्या? और अभी हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, 1 लाख किलो, हमने 1 लाख केजी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1 लाख केजी। 1 लाख केजी इंटू 4 करूंगा तो 4 लाख का प्रॉफिट होगा मुझे, और 1 लाख इंटू 2 करूंगा तो 2 लाख का लॉस भी हो सकता है मुझे, ठीक है ना। तो 1 लाख किलो अनियन घर पे थोड़ी ना क्या रखूंगा मैं, ये तो खाली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसको स्पेक्युलेटिव बोलते हैं। बोलो गवर्नमेंट इसको थोड़ा तो डिस्करेज करेगा ना, है बिजनेस ही, दिस इज द वे ऑफ बिजनेस है, ये एक तरीके का बिजनेस ही, कॉन्ट्रैक्ट परचेस करना, कॉन्ट्रैक्ट सेल करना, कमोडिटी मार्केट वगैरह। लेकिन ये ऑर्डिनरी से ज्यादा रिस्की है ना यार, बोलो ना, ऑर्डिनरी बिजनेस से ज्यादा रिस्की है ना ये।
क्यों ऑर्डिनरी Yes. में अगर सर ऑर्डिनरी में अगर मतलब प्राइस कम हो जाती है तो मैं दुकान 2 दिन बंद रख दूंगा सर। ऑर्डिनरी बिजनेस में अगर मेरी प्राइस कम होती है तो मेरे हाथ में होता है ना स्टॉक बेचना है कि नहीं बेचना है। यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होता, यहाँ पे आपको सेल आउट करना ही पड़ता है इंट्राडे में, भले आप प्रॉफिट में हो भले आप लॉस में हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलता है इसको डिस्करेज करेंगे, थोड़ा डिस्करेज करेंगे, तो इसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस बोला जाता है। और नियम ऐसा है कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस जो होता है ना, वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के सामने ही सेट ऑफ होगा। मैंने क्या बोला समझा? स्पेक्युलेटिव हाँ। इतना ही समझना है आप लोगों को अभी इंटरमीडिएट लेवल पे, डिटेल में और पढ़ा सकता हूं लेकिन वो फाइनल में पढ़ाऊंगा, तो फाइनल में क्या पढ़ाऊंगा अगर सब कुछ यहीं पे बताऊंगा तो। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस जो है वो स्पेक्युलेटिव के सामने ही सेट ऑफ होगा। इसका ये मतलब है ये नॉर्मल बिजनेस के सामने सेट ऑफ नहीं होता, ये स्पेशल लॉस है। और अगर आप करंट ईयर में इसको सेट ऑफ नहीं कर पाए तो आप इसको 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेना। कितनी ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेना? 4 ईयर्स। मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को? स्पेक्युलेटिव में Yes. लॉस हो सकता है, वो लॉस उसी के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ होगा। इस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर कर लेना, नेक्स्ट ईयर कर लेना, 4 साल में नहीं कर पाओगे तो 1.5 लॉस हो जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी का ऐसा नहीं है। ये जो नॉर्मल बिजनेस लॉस है ना, नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम। किसी भी बिजनेस